आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्मोस का एनसीईआरटी का सार संग्रह और हमारा है आज का पहला डे। इसमें हम देखेंगे कहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके राजनीतिक राज्य व्यवस्था को, ठीक है, इंडियन पॉलिटी को। सबसे पहले भारतीय पॉलिटी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग का चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में 1774 ईस्वी में। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय विधान परिषद को बजट का पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? यानी कि 2 सदन बनाया गया, विधान केंद्र को 2 सदन बनाया गया है। ये कब हुआ? तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित की है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935। तो हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हम लोग रेगुलेटरी एक्ट देखा 1773 में कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता में हुई। फिर भारत के प्रशासन की भाग कब लेने की? तो ये चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ था। फिर बजट पर बहस करने का अधिकार तो 1892 में हुआ था। केंद्रीय विधानसभा का कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अध्यादेश राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की तो भारत शासन अधिनियम 1935 से होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास कितने स्तर पर। तो ये पहले 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। सबसे पहले हमारा रेगुलेटरी एक्ट कब पारित होता है? 1773 में। दूसरा पीस इंडिया एक्ट लागू होता है जो कि 1784 में। कहने का अर्थ है कि 11 साल के बाद। फिर चार्टर एक्ट लागू हुआ 1793 में। फिर दूसरा चार्टर एक्ट लागू हुआ 1813 में। फिर तीसरा चार्टर एक्ट लागू हुआ 1833 में। फिर चौथा चार्टर एक्ट हुआ 1853 में। यानी कि ये देखिए याद रखना 93, 13, 33, 53, 93, 13, 33, 53, यानी कि अंतराल कितने का हो रहा है? तो 20 साल का गैप है, ठीक है। 20 साल पर ये चार्टर एक्ट लागू किया गया था। कितने? तो 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 ईयर्स में ये चार्टर एक्ट को लागू किया गया था। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 में लागू हुआ। जैसे चार्टर एक्ट खत्म हुआ वैसे इसके बाद क्या लागू हो गया? ब्रिटिश क्राउन लागू हो गया और यहाँ पे भारत शासन अधिनियम को लागू कर दिया गया। कब से? तो 1858 से। इसके बाद देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 में लागू हुआ, यानी कि 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद कब लागू क्या हो गया? तो भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। फिर आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? सेकंड, तो ये सेकंड हुआ 1892 में। ये प्रथम था, ये दूसरा था, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये 5 ही समझिए। पहला कब हुआ? 1861 में, दूसरा 1892 में, तीसरा 1909 में, फिर चौथा मानिए तब 1919 में और लास्ट कब हुआ? 1935 में। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लागू कब किया गया? तो 1947 को। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? यह था भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था कब था? 1919 में और संघीय शासन व्यवस्था कब था? तो 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी कि संघीय शासन कहने का अर्थ है संघीय शासन और ये अखिल भारतीय संघ, ये दोनों 1935 में लागू किए गए थे और 1919 में द्वैध शासन लागू किए गए थे, ठीक है। अब आते हैं कुछ जानकारी है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। यानी कि केंद्र और राज्य का जो विभाजन हुआ है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया है। तो 35 में संघीय शासन है, अखिल भारतीय शासन है और भारत केंद्र और राज्य का विभाजन का जो शक्तियों का विभाजन है इसको जिक्र किया गया, ठीक है। अब आते हैं एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। इतना याद रखिएगा, संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। यानी कि अगर बोला जाए कि संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगर पूछा जाए संविधान सभा का गठन तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ठीक है। आते हैं कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से
प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या होगी तो उस पर कितने लोग बनेंगे? तो एक सदस्य बनेंगे। ठीक है, प्रांतों के प्रतिनिधियों को ऐसे बांटा गया, अनुपातों में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग अंतरिम सरकार, जो कि जब भारत देश आजाद होने वाला था तो उस टाइम एक अंतरिम सरकार बनाई गई और इसके सदस्य है, और इधर क्या है? धारित विभाग, किसको कौन सा विभाग दिया गया? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो जवाहरलाल नेहरू है, यही भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हैं, और इन्होंने ही उनको कौन सी उस टाइम विभाग दिए थे जब अंतरिम सरकार बनाई गई? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले कौन देखभाल कर रहा था? तो नेहरू जी। कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह लीजिए क्या? तो गृह मंत्री इन्हीं को था, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो इनको बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉन मथाई। जॉन मथाई को क्या दिया गया था? जॉन मथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। अब इसका सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। लिकायत अली खां वित्त मंत्री थे, और राजगोपालचारी क्या थे? शिक्षा और कला में थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी फर्स्ट ड्राफ्ट सर V.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। याद रखिएगा, सर V.N. राव के द्वारा क्या किया गया था? तैयार किया गया था। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा में पंडित नेहरू तथा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद। और पंडित नेहरू तथा उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया था? 13 दिसंबर को 1946 को लागू किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो यह है 22 जनवरी 1947 को। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11। कितने हुए थे? 11। याद रखिएगा कितने हुए थे? 11। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक सभा को कितना समय लगा था? क्या बोल दिया, सॉरी, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, इसके बाद बात करें, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो C.V.N. राव। और यही क्या थे? इन्होंने ही सबसे पहला प्रथम प्रारूप को तैयार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये है 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में, जो अभी वर्तमान में हम लोगों का ध्वज है, उसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई, ठीक है, 22/7 याद रखिएगा। कब? तो 22/7। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने की थी। यानी कि संविधान सभा का एक पहला बैठक किया गया था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। पर यहाँ पे लागू नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ क्या किया गया? स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि 9 दिसंबर में जो बैठक हुई थी, उसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने वो अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को जो दोबारा बैठक हुआ, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, बात करते हैं संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था। तो ये आगे देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा
किसके द्वारा अधिनियम किया गया था, अधिनियमित किया गया था? तो यह है संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। यानी कि संविधान, हमारा संविधान लागू होने से पहले हम किसको अपना लेते थे? राष्ट्रगान को अपना लिए थे। राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन नेशनल एंथम, उसको 24 जनवरी 1950 को लागू कर लिया गया था, उसको अपना लिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो ये है 26 जनवरी 1950 को। यानी कि जिस दिन हमारा संविधान को लागू किया गया था उसी दिन हमने क्या किया था? भारतीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक स्तंभ को है, उसको क्या कर लेता है? अंगीकृत कर लिया गया था, मतलब अपना लिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बात करें संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, सबसे पहले संघ शक्ति समिति, ये किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए पटेल से प्रांत याद रखिए, प्रांतीय, पटेल से प्रांतीय। प्रारूप समिति तो राव रूप याद रखिएगा। ठीक है, राव से रूप। ठीक है, इसमें देखिए संघीय, संघ बिंदु है ना, संघीय, तो दोनों कौन है? पंडित संघीय। ठीक है, ये दोनों, ये पटेल प्रांतीय। अब भीमराव रूप, भीम रूप। ठीक है, अब आगे देखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो इनको मौलिक अधिकार कहो और या फिर भाई पटेल, मौलिक अधिकार भाई पटेल। ठीक है, पटेल। अब प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब राज्य हो, संघ हो या संघ हो, ये किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संचालन हो, प्रक्रिया हो, राजेंद्र प्रसाद ने। मौलिक हो या फिर प्रांतीय हो, ये किसने? तो वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके बाद से बात करें प्रारूप हो तो किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। ये अध्यक्ष बहुत ही बार पूछता है कि कार्य को संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीबी मावलंकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंकर, डॉक्टर A.K.M. मुंशी, V.L. मित्र। बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव और फिर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सरादुल्ला तथा D.P. खेतान। बाद में इनके स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये सभी सदस्य क्या थे? तो हमारे संविधान सभा को लिखने का या फिर जो भी कार्य करना था ये इन्हीं सभी के अंतर्गत हुआ। ठीक है, बात करें संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? तो इसको प्रारूप, हमारे संविधान सभा को डॉक्टर भीमराव अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, अब बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंटी से हुआ? तो बॉम्बे प्रेसिडेंटी से हुआ था 1947 से 1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंटी से 1946 से 1947। यानी क्या होता है, बंगाल जब अलग हो गया तो ये बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग हुआ तो इनको एक निर्वाचित करके कैसे भी चुन लिया गया। ठीक है, ये घटना बहुत ही एक अलग सी घटना है, इसको कभी अन्य क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? ये रूस के संविधान से लिया गया। यानी कि मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए थे? रूस। किससे लिए गए? मौलिक कर्तव्य रूस। फिर आगे देखते हैं भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यानी कि डीपीएसपी किसके द्वारा है? तो आयरलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? आयरलैंड का। डीपीएसपी किसके द्वारा है? तो आयरलैंड के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेंडशिप किस देश से लिया गया? तो यह है फ्रांस से। ठीक है,
फिर किसे लिया गया? फ्रांस से। इतना बोल सकते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किसे लिया गया? तो फ्रांस से। किसे? फ्रांस से। डीपीएसपी किसे लिया गया? डीपीएसपी किसे लिया गया? तो ये आयरलैंड से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किसे लिया गया? तो रूस से लिया गया। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। यानी कि जो हमारा संविधान है एक लिखित संविधान है और ये विश्व का एक सबसे महान संविधान है। ठीक है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? मतलब हमारे संविधान में कोई भी संशोधन हो सकता है, उसमें सुधार वगैरह हो सकता है, तो ये किससे लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से लिया गया था। फिर बात करते हैं भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से सम्मिलित है। यानी कि आपातकालीन जो उपबंध है ये किसे? तो जर्मनी के वाइमर के। ठीक है। आगे देखिए, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये तो ये कनाडा से। संघात्मक किससे? तो कनाडा से। ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची किसे है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये जापान से ग्रहण की गई है। विधि जापान। याद रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि जापान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है रूस से। क्या है? रूस। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह है ब्रिटेन के। संसदीय पूछा जाएगा तो ब्रिटेन, और इधर क्या? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पूछा जाएगा तो क्या है? रूस। ठीक है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से है। ठीक है। यूएसए क्या है? तो मूल अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स किसे लिए गए? तो यह है यूएसए से। अब बात कर लेते हैं विभिन्न देश के संविधानों से लिए गए प्रावधान। देश, इधर देश है, इधर क्या है? प्रावधान है। सबसे पहले देखते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना के शब्द, जैसे हम भारत के लोग, ये किससे लिया गया था? इसे। मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्याय पुनरावलोकन प्रणाली, फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है उनके न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। फिर बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, फिर यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी चीजें किससे ली गई है? तो यूएसए के द्वारा ली गई है। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना के संबंध, जैसे कि हम भारत के लोग, ये किससे? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग और जनहित याचिका, फिर उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी कौन है? तो यूएसए। कौन है? यूएसए। बात करें ब्रिटेन की, तो विधि का शासन, विधि का शासन ब्रिटेन हो जाएगा। अगर ये पूछेगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया पूछ देगा तो वो हमारा जापान हो जाएगा। अगर विधि का शासन पूछेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। फिर बात करें संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्मित प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी चीजें किससे ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो सबसे पहले हमारा था संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। कनाडा की बात करें सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा बात करें शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संगठनात्मक विशेषता, ये सभी क्या से ली गई है? तो केंद्र कनाडा से ली गई है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो समवर्ती सूची व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, ये सभी किससे ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
आयरलैंड की बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी और राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति, राज्यसभा में सदस्य का नामांकन, ये सभी किससे है? तो आयरलैंड से, ठीक है। फ्रांस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग का गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये सभी किसके द्वारा है? तो फ्रांस के द्वारा लिया गया। रूस की बात करें तो रूस है मूल कर्तव्य, फिर प्रस्थानों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये किसके द्वारा है? तो रूस के द्वारा है। जर्मनी की बात किया जाए तो जर्मनी का आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ठीक है। तो ये जर्मनी के द्वारा, जापान भी द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है।